हेलो गाइस, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने वाले हैं NIOS इकोनॉमिक्स कोड 214 क्लास 10th के लिए चैप्टर 11, जिसका नाम है कीमत और मात्रा का निर्धारण। इसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पूरे चैप्टर में यही इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे और यही दे रखे थे, तो आपको यही पढ़ना है। ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। जैसा कि फर्स्ट टॉपिक दे रखा है, कीमत का अर्थ तथा वस्तु की कीमत को निश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक। तो कीमत का अर्थ क्या होता है? मुद्रा की वह मात्रा जो एक क्रेता वस्तु या सेवा की एक इकाई के बदले में विक्रेता को भुगतान करता है, वस्तु या सेवा की कीमत कहलाती है। क्रेता का मतलब होता है खरीदार, विक्रेता का मतलब होता है बेचने वाला। तो वही कह रहे हैं कि कीमत का अर्थ क्या है? मुद्रा की वह मात्रा, यानी मुद्रा मतलब पैसे की वो मात्रा जो एक क्रेता यानी कि एक खरीदार वस्तु या सेवा को जब खरीदता है, जैसे कि उसने गेहूं खरीदे, चावल खरीदे, कॉपी खरीदी, पेन खरीदा, उसको खरीदा, या सेवा ली, सलून गया या क्लिनिक गया किसी, उसके बदले में जो उसने पैसा खर्च करा विक्रेता को, जो बेच रहा था, वस्तु को बेच रहा था या जो सेवा दे रहा था, उसका जो उसने पैसा दिया क्रेता ने विक्रेता को, उसको उस वस्तु या सेवा की कीमत को ही क्या कहते हैं? उस वस्तु या सेवा की कीमत कहलाती है। ठीक है, जो भुगतान किया गया है वही वस्तु या सेवा की कीमत कहलाएगी। जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हो, उसके बदले में जो पैसा देते हो यानी कि जो भुगतान करते हो, उस भुगतान को ही कीमत कहा जाता है। फिर क्या पूछा गया है? वस्तु की कीमत को निश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? ये आपके बुक से लिया गया ये वाला पार्ट, क्योंकि ये ही बहुत अच्छे से लिखा गया है, तो उसको समझाता हूँ मैं आपको। कि फर्स्ट पॉइंट है उत्पादन की लागत। विक्रेता वस्तु की ऐसी कीमत निश्चित करता जो वस्तु की प्रति इकाई उत्पादन लागत से अधिक हो। तो उत्पादन की लागत में क्या बताया गया है? विक्रेता वस्तु की ऐसी कीमत निश्चित करता है जो वस्तु की प्रति इकाई उत्पादन लागत से अधिक हो। तो क्या करता है विक्रेता? वस्तु की कीमत एक फिक्स कर देता है, जो क्या होता है? उत्पादन लागत जितना पैसा लग रहा है उससे ज़्यादा होती है। ठीक है, जितना पैसा, जैसे कि किसी कुर्सी को बनाने में पैसा लग रहा है माना 1000 रुपये, उससे ज़्यादा एक निश्चित कीमत तय करता है वो विक्रेता बेचने के लिए। क्योंकि जितने में आपने चेयर बनाई 1000 रुपये में, 1000 रुपये में तो आप बेचोगे नहीं, वो बेचोगे आप थोड़ा ज़्यादा में, चाहे वो 1200 में बेचो या 1500 में। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि विक्रेता वस्तु की ऐसी कीमत निश्चित करता है जो वस्तु की प्रति इकाई उत्पादन लागत से अधिक हो, यानी कि जितने में वस्तु बनाई जा रही है उससे अधिक में बेचनी चाहिए। वस्तु की प्रति इकाई कीमत और प्रति इकाई उत्पादन लागत में अंतर प्रति इकाई लाभ होता है। अब वो कह रहे हैं वस्तु की कीमत और प्रति इकाई उत्पादन लागत में क्या होता है? अंतर क्या होता है? लाभ का। क्योंकि आपने 1000 रुपये की चेयर बनाई थी, उसको 1500 में बेचा, तो आपका लाभ कितना हो गया? 500 रुपये। इस प्रकार प्रति इकाई कीमत और प्रति इकाई उत्पादन लागत में अंतर जितना अधिक होगा, लाभ की सीमा उतनी ही अधिक होगी। इसलिए कह रहे हैं माना 1000 की चेयर बनाई और 1500 के बीच ही, तो 500 का डिफरेंस हो गया, तो 500 लाभ है। 1000 की बनाई और 2000 की बेच दी तो और अधिक बढ़ जाएगा लाभ। अगर 2500 की बेच दी 1500 लाभ हो जाएगा। तो इनके बीच के जो लाभ वो बेचने पर डिपेंड करता है कि कितने पे बेची गई। इसलिए किसी विक्रेता द्वारा वस्तु की कीमत निश्चित करने में प्रति इकाई उत्पादन लागत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वो कह रहे हैं विक्रेता द्वारा वस्तु की एक निश्चित कीमत को तय करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो कितने में बेचेगा। हमारा सेकंड पॉइंट है इसका, अन्य विक्रेताओं द्वारा निश्चित की गई कीमत। यानी कि अन्य लोग जो बेच रहे हैं वस्तु को, उनके द्वारा बेची गई निश्चित कीमत के बारे में बात कर रहे हैं। अपनी वस्तु की कीमत निश्चित करते समय विक्रेता अन्य विक्रेताओं द्वारा उनके समान वस्तु की निश्चित की गई कीमत पर भी विचार करता है। अब आप अपनी मर्जी से तो बेच नहीं सकते। जैसे कि आपने 1000 की चेयर बनाई और आप अपनी मर्जी से 2500 की या 3000 की तो बेच नहीं सकते। आपको ये देखना होगा कि दूसरे विक्रेता कितने में बेच रहे हैं। यदि एक विक्रेता अपनी वस्तु की ऐसी कीमत निश्चित करता है जो अन्य विक्रेताओं द्वारा उसी वस्तु
उसी प्रकार की वस्तु की निश्चित कीमत से बहुत अधिक है तो वस्तु की अधिक मात्रा बेचने में सफल नहीं होगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अगर आपने 1000 की चेयर को 2500 में बेचा और दूसरा विक्रेता उसी सेम चेयर को, कुर्सी को 1000 की चेयर बनाकर 2000 में बेचता है तो आपसे कौन खरीदेगा। तो इसलिए विक्रेता को ये देखना पड़ता है कि दूसरा विक्रेता कितने में वस्तु को बेच रहा है। इसलिए अपनी वस्तु की बिक्री में वृद्धि करने के लिए उसे अपनी वस्तु की कीमत घटानी होगी। अगर वो चाहता है उसकी वस्तु ज़्यादा बिके तो विक्रेता को अपनी वस्तु की कीमत को घटाना पड़ेगा। इसलिए एक वस्तु की विक्रेता के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वह अधिक लाभ कमाने के लिए अपनी वस्तु की ऐसी कीमत निश्चित करे जो दूसरे विक्रेताओं की कीमत के तुलनीय हो। यानी कि विक्रेता को ऐसी अपनी वस्तु की कीमत रखनी होगी, या तो विक्रेता जो दूसरे विक्रेता हैं जिस कीमत पर बेच रहे हैं उनके बराबर हो या उनसे कम हो, तभी उस विक्रेता की वस्तु बिकेगी। ठीक है, अगर ज़्यादा में बिकेगा तो नहीं बिकेगी, तो दूसरे विक्रेता के पास चले जाएंगे लोग। थर्ड पॉइंट है और ये इसका लास्ट पॉइंट है, विभिन्न कीमतों पर वस्तु की संभावित बिक्री। विक्रेता यह भी ध्यान रखता है कि वह विभिन्न कीमतों पर वस्तु की कितनी मात्रा बेचने में समर्थ होगा, इसलिए उसके द्वारा वस्तु की कीमत ऐसी निश्चित की जानी चाहिए कि वस्तु की बेची गई कुल मात्रा से उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इसलिए उसके द्वारा वस्तु की कीमत ऐसे निश्चित की जानी चाहिए कि वस्तु की बेची गई कुल मात्रा से उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। अब विभिन्न कीमतों वस्तु की संभावित बिक्री का मतलब यह है विक्रेता को ऐसी कीमत रखनी पड़ेगी अपनी वस्तु की, या अलग अलग कीमतों पे जब भी अगर वो चाहता है बेचना तो ये देखना पड़ेगा, एक तो सिचुएशन को देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि कितनी कीमत पे अगर वो बेचेगा और ज़्यादा लाभ होगा या नहीं होगा। तो इन सब बातों का उसको ध्यान रखना पड़ता है। तो यही था कीमत का अर्थ, वस्तु की कीमत को निश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक कि वस्तु को की कीमत को कैसे फिक्स किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संतुलन कीमत का अर्थ तथा इसका निर्धारण। संतुलन कीमत का अर्थ क्या है? संतुलित कीमत का निर्धारण उस स्थिति में होगा जहां मांग और पूर्ति बराबर हो। जहां पर मांग और पूर्ति बराबर होते हैं संतुलन कीमत उसे कहते हैं, इसे वस्तु की बाजार संतुलन कीमत भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये है डिमांड का कर्व और यह है सप्लाई का कर्व, यानी कि यह है मांग का और यह है पूर्ति का। यहाँ जो ये एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं यही संतुलन बिंदु होता है। ठीक है, इसका निर्धारण कैसे होता है? अब पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कीमत का निर्धारण मांग एवं पूर्ति की शक्तियां द्वारा तय होता है। किसके द्वारा तय होता है? मांग और पूर्ति की शक्ति द्वारा। कीमत तथा मांग में ऋणात्मक संबंध है, यानी कि उन दोनों में नेगेटिव संबंध है, जो दर्शाता है कि कीमत के बढ़ने से मांग कम हो जाएगी। कीमत के बढ़ने से क्या हो जाता है? अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने लग जाए तो मांग क्या हो जाएगी? उसकी घटने लग जाएगी। तथा कीमत के कम होने से मांग बढ़ जाएगी। अगर किसी वस्तु की कीमत कम है तो मांग क्या होगी? बढ़ जाएगी। कीमत तथा पूर्ति में धनात्मक संबंध है, जो दर्शाता है कीमत के बढ़ने से पूर्ति बढ़ जाएगी तथा कीमत के कम होने से पूर्ति कम हो जाएगी। अगर कीमत बढ़ जाती है तो पूर्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें विक्रेता को फायदा दिखेगा। अगर किसी वस्तु की कीमत कम हो जाए तो पूर्ति भी कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें विक्रेता को लॉस दिखेगा। इसको इस टेबल से आप समझ सकते हैं। कीमत 10, 20, 30, 40, 50 हो गई है। मात्रा जब 10 रुपये कीमत थी तो मात्रा यानी कि मांग उसकी 100 थी, और कीमत जब 20 थी तब उसकी मांग यानी मात्रा 80 थी। ऐसे ही 30 होने पे 60, 40 होने पे 40, 50 होने पे 20 हो गई। यानी कि जब कीमत बढ़ती है तो मांग क्या हो जाती है? घट जाती है। जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है मांग क्या हो रही है? घट रही है। और कीमत के बढ़ने से पूर्ति क्या हो रही है? बढ़ रही है। जब कीमत 10 थी तो पूर्ति 20 थी। कीमत 20 होने पर मांग 80, पूर्ति 40, और ये वाले बिंदु पर कीमत 30 रुपये होने पर मांग 60 और पूर्ति 60 हो चुकी है, जो कि संतुलन बिंदु को दिखाती है, जो कि यहाँ पर दिखा रखा है। अगर हम आगे भी पढ़ेंगे कि जब मांग पूर्ति से अधिक होगी तो मांग अधिक क्यों होगा, और जब पूर्ति मांग से अधिक होगी तो पूर्ति अधिक क्यों होगा। तो ये था संतुलन कीमत का निर्धारण कब होता है? जब मांग और पूर्ति बराबर हो जाएं।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मांग में परिवर्तन का संतुलन कीमत और मात्रा पर प्रभाव। तो संतुलन कीमत और मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि किसी कारण से वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाएगी। जैसा आपको पता ही है, अभी मैंने बताया था, कीमत के कम होने से मांग बढ़ जाएगी और पूर्ति कम हो जाएगी। कीमत कम होगी तो पूर्ति कम हो जाएगी, जिससे मांग आधिक्य उत्पन्न होगा। मांग आधिक्य क्यों उत्पन्न होगा? क्योंकि यहाँ पर मांग पूर्ति से ज्यादा है। और मांग आधिक्य किसे कहते हैं? जब मांग पूर्ति से अधिक होती है। मांग पूर्ति से अधिक होने के कारण क्या होगा? कीमत में वृद्धि हो जाएगी। जब मांग पूर्ति से अधिक हो जाएगी तो कीमत में क्या हो जाएगी? वृद्धि। मांग पूर्ति से अधिक होने के कारण कीमत में वृद्धि होगी तथा मांग और पूर्ति दोबारा बराबर हो जाएंगे, जो कि आप यहां पर देख सकते हो डायग्राम के अंदर। यहां पर नीचे वाले को, इसको हटाकर आप बना सकते हो नीचे के डायग्राम को, जो कि मांग आधिक्य को दिखाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, और आपको यहां पर पूर्ति अधिक होने के कारण कीमत, मांग पूर्ति से अधिक होने के कारण क्या हो जाए? कीमत में कमी होगी। यहां पर आप कमी कर सकते हैं वृद्धि की जगह पर। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन कीमत और मात्रा का प्रभाव। यदि किसी कारण से वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो मांग कम हो जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी तो मांग कम हो जाएगी और पूर्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, कीमत के बढ़ने से पूर्ति बढ़ जाती है, तो इसको ही पूर्ति आधिक्य कहते हैं। और पूर्ति आधिक्य का मतलब आपको पता ही है, जब पूर्ति मांग से अधिक होती है तो उसे पूर्ति आधिक्य कहा जाता है। पूर्ति मांग से अधिक होने के कारण, जब पूर्ति मांग से अधिक हो जाएगी तो कीमत में वृद्धि होगी तथा मांग और पूर्ति दोबारा बराबर हो जाएंगी। आपको इस लाइन को हटाते हुए ऊपर का ये पूरा का पूरा डायग्राम बनाना है, इस लाइन को हटाते हुए, क्योंकि ऊपर वाला डायग्राम पूर्ति आधिक्य को दिखा रहा है। ठीक है, और आपको यहां पर करना है कीमत में कमी। अगर आप इसके पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो शाहुल जॉन चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं और भी आपके लिए चैप्टर्स बनाऊं।